नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत खतरे की बात है। पुतिन के सबसे खतरनाक कमांडर कादिरोव को भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि एक महिला जो विधवा है उसने दोनों को खत्म करने की कसम खा ली है और वो अपना हमला बहुत जल्द कर सकती है। इस महिला ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने अपने इंतकाम, अपने नफरत की बहुत बड़ी वजह बताई है। इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखिएगा और इस महिला की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसकी वार्निंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस महिला का इरादा और उसका गुस्सा कमांडर कादिरोव के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूक्रेन में खूनी तबाही मचाकर, डोनेस्क और लुहांस्क में मिसाइल दागकर पुतिन ने किसे किसे अपना दुश्मन बनाया। यूक्रेन को पूरी तरह उजाड़कर, सब कुछ तहस नहस करके किसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाया। यूक्रेन में आग लगाकर, सब कुछ मिटाकर, जमींदोज करके किसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाया। कौन है पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन? ऐसा दुश्मन जो पुतिन का खून पीना चाहता है। कौन है कादिरोव का सबसे बड़ा दुश्मन जो कादिरोव को सूली पर लटकाना चाहता है? 4.5 महीने के युद्ध में जिस मुल्क का सब कुछ लूट चुका है, क्या वहां का राष्ट्रपति पुतिन और कादिरोव का सबसे बड़ा दुश्मन है? क्या यूक्रेन और दुनिया के करोड़ों लोग जो इस युद्ध के खिलाफ हैं, क्या वो पुतिन और कादिरोव के सबसे बड़े दुश्मन हैं? ऐसे तमाम सवालों के बीच में पुतिन और कादिरोव से सबसे बड़ी दुश्मनी रखने वाला कोई लीडर नहीं। यूक्रेन का कोई कमांडर नहीं, यूक्रेन का कोई फौजी नहीं, बल्कि रूस की ही एक महिला है जिसने पुतिन और कादिरोव को खत्म करने के लिए बंदूक उठा ली है। ये है पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन, ये है कादिरोव की सबसे बड़ी दुश्मन। ये कौन महिला है जो रूस की है, लेकिन अपने देश के झंडे की बजाय इसने बदला लेने के लिए एक नया झंडा चुना। सफेद और नीले रंग के झंडे के साए में बैठी ये नकाबपोश महिला कौन है, जिसका नाम कोई नहीं जानता। ये महिला बहुत खतरनाक है, इसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। इसने अपनी बंदूक की गोली पर पुतिन और कादिरोव का नाम लिख दिया है। दोनों से नफरत इतनी ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। границу Украины и вступила в Легион Свобода России. Как оказалось, я первая женщина-легионер. Незадолго до этого, 20 марта, под Гостомелем, кадыровцы расстреляли моего мужа, сержанта 76-й дивизии. Он отказался вести своих ребят на убой. Хотел выйти сам. ये महिला अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती है। ये महिला पुतिन का अंत चाहती है। ये महिला कादिरोव को खत्म करना चाहती है, जिसके हाथों में बंदूक है और वो पुतिन के साथ साथ कादिरोव से भी बदला लेने के लिए बेताब है। Невозможно выиграть войну у всего мира. Нам нужно все вместе остановить войну и принести настоящую свободу в Россию. Вас ждут дома, и вы должны вернуться победителями. А победить можно лишь воюя за правду, которая на стороне свободной России и всего мира. Режим Путина должен быть свергнут. Хватит терпеть тирана. ये महिला रूस की ही नागरिक है। इसका पति रूस का ही सैनिक था, लेकिन जब कादिरोव के चेचन लड़ाकों ने उसे यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया था। कादिरोव के लड़ाकों को ना सुनना मंजूर नहीं था और उन्होंने इस महिला के पति की हत्या कर दी। पति की हत्या के बाद ही इस महिला ने ठान ली कि वो इसका बदला पुतिन और कादिरोव से जरूर लेगी और उसने एक ऐसे गुट का सहारा लिया जिसे फ्रीडम फॉर रशिया लीजन कहा जाता है। सफेद और नीली धारी वाला ये झंडा इनकी पहचान है और इसमें रूस और बेलारूस के सैकड़ों लोग शामिल हो चुके हैं। ये रूस के खिलाफ लड़ने वाला रूस के ही लोगों का एक मिलिशिया है जिसने पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है।
своих солдат. Я здесь, чтобы мстить путинистам и кадыровцам за гибель своего мужа и всех тех парней, что никогда не вернутся домой из-за Путина. Обращаясь к российским солдатам, хочу сказать: ребята, रूस का युद्ध 23 फरवरी की रात में शुरू हुआ और एक महीने के अंदर मार्च में ही ये गुट खड़ा हो गया जिसने रूस के खिलाफ ही बंदूक उठाने का फैसला किया। इसका झंडा रूस के विरोध की पहचान बन चुका है और ये खुद को एक पुतिन विरोधी गुट कहता है। इस महिला की स्टोरी पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। यूरोप से लेकर अमेरिका के अखबारों में इस विधवा के बदले की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि कैसे पुतिन ने अपने ही लोगों को रूस के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है। इन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि इस महिला के पति ने चेचन लड़ाकों का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था। वो बुचा जैसे नरसंहार का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लिहाजा चेचन लड़ाकों ने उसको जो सजा दी उसका बदला अब ये महिला पुतिन और कादिरोव दोनों से लेना चाहती है। लेकिन इस महिला के पीछे असली ताकत किसकी है वो भी देख लीजिए। ये है इगोर वोलोबुएव, जो रूस के तीसरे सबसे बड़े बैंक गाज़प्रोम बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन जब इगोर को पता चला कि पुतिन यूक्रेन पर हमला करना चाहते हैं तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर फ्रीडम फॉर रशिया लीजन नाम का गुट तैयार किया। Путина российской власти и на самом деле российского народа, потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно. Я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность. Я ведь не просто россиянин. Я повторюсь, я родился здесь. Я прожил здесь 18 лет. Поэтому я отвечаю вдвойне и втройне. पुतिन युद्ध शुरू होने के बाद अपने देश में पॉपुलर हुए हैं तो उनके खिलाफ नफरत भी बढ़ी है। इगोर जैसे बहुत से लोग हैं जो पुतिन को रूस के लिए कैंसर मानते हैं और इस महिला ने तो पुतिन और कादिरोव को खत्म करने की ठान ली है। फिलहाल पुतिन का इरादा लुहान्स्क के बाद डोनेट्स्क को कब्जे में लेना है और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। पुतिन ने कह दिया है कि अब जो भी उनके सामने आएगा वो बचेगा नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की की एक नई स्टेटमेंट पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है। ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। Потужно запрацювала західна артилерія та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність дійсно така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем будуть тільки зростати, як і ускладненість їхнього постачання. वैसे पुतिन को चढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक नया वीडियो भी बनवाया है और ये वीडियो स्नेक आइलैंड का है, जहां एक बार फिर यूक्रेन का झंडा फहराया गया है। ज़ेलेंस्की के लगातार हमलों के बाद पुतिन ने इस आइलैंड को 30 जून को छोड़ने का फैसला किया था और उसके बाद यहां फास्फोरस बम से हमला भी किया। लेकिन अब ज़ेलेंस्की की फौज यहां दोबारा काबिज हो चुकी है। हालांकि जब यूक्रेन की फौज यहां अपना झंडा फहरा रही थी तब रूस ने दोबारा हमला किया। Провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморская Одесской области. ज़ेलेंस्की की फौज को नए हथियारों से कामयाबी मिली है। नाटो और अमेरिका से आ रहे इन हथियारों का असर साफ साफ दिखने लगा है। यूक्रेन की फौज ने अचानक से रूस के हमलों को बहुत कामयाबी के साथ काउंटर करना शुरू कर दिया है। रूस ने जब काला सागर से यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल दागी तो उसको यूक्रेन ने ट्रैक करके खत्म कर दिया। रूस के वॉरशिप से ये मिसाइल लॉन्च तो हुई लेकिन बहुत कम यूक्रेन की जमीन पर गिरी क्योंकि ज़ेलेंस्की के मुस्तैद एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलों को आराम से ट्रैक करते हुए मार गिराया। ये रूस की मिसाइलों का ऐसा एनकाउंटर है जिस पर ज़ेलेंस्की बहुत नाज महसूस करते हैं। ये वीडियो देखकर ज़ेलेंस्की का सीना चौड़ा हो गया है और वो बार बार बता रहे हैं कि यूक्रेन ने कमाल कर दिखाया है। देखा जाए
तो नए हथियार पहुंचाकर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए बहुत सोची समझी चाल चली है, जिससे बड़ा झटका पुतिन को लगा है। ज़ेलेंस्की का बंकर जब भी टूटने की कगार पर होता है, बाइडेन अपने पिटारे से कुछ ऐसा निकालते हैं जो ज़ेलेंस्की की जान बचा लेता है। इससे पहले उनके पिटारे में से जैवलिन मिसाइल निकली, जिसने रूस के टैंकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाइडेन के पिटारे से स्टिंगर मिसाइल भी निकली, जिसने रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को जहां चाहा वहां गिराया। बाइडेन के पिटारे से M777 तोप भी निकली, जिससे ज़ेलेंस्की ने फौरन बमबारी शुरू कर दी। बाइडेन के पिटारे से हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी निकला, जिसे ज़ेलेंस्की ने तैनात कर दिया है। हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर इस वक्त तैनात भी किया जा चुका है और तेजी से रूस की सेना के ठिकानों पर वार भी कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ अमेरिका की तरफ से ये मिले ऐसे हथियार यूक्रेन को बड़ी ताकत देंगे। इसे लेकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की टॉप मिलिट्री कमांड बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रही है। यूक्रेन का तोपखाना एक बार फिर मजबूत हो गया है और उसने रूस की पोजीशन पर पहले से ज्यादा ताकत के साथ बमबारी शुरू कर दी है। लेकिन डॉनबास में ज़ेलेंस्की की हालत खराब है। सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क वो हार चुके हैं। लुहांस्क उनके कब्जे से चला गया है। डोनेस्क पर रूस की बमबारी ने पुतिन के तेवर दिखा दिए हैं। В Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю, вся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави, з Херсоном, Геніческом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами і селами, поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість. लेकिन पुतिन के टारगेट पर इस वक्त उत्तर में खार्किव शहर भी है, जिसे जीतने में वो एक बार फेल हो चुके हैं। हालांकि इस बार पुतिन के पास डॉनबास की कामयाबी है और उनकी फौज की तैयारी भी पहले से बेहतर है। खार्किव से लेकर ज़ेलेंस्की की मुश्किल क्या है और पुतिन के लिए आसानी क्या है, इसका जवाब आपको मैप पर मिल जाएगा। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर दूर है, जबकि ये रूस के बॉर्डर से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगाइए कि खार्किव का डिफेंस ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनने वाला है। एक तरह से पुतिन की फौज ने डॉनबास में आगे बढ़ते हुए ज़ेलेंस्की की सेना को रौंद कर रख दिया है। हर मोर्चे पर पुतिन को कामयाबी मिल रही है, लेकिन दक्षिण के शहरों को लेकर ज़ेलेंस्की की उम्मीद बरकरार है। Щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них пам'ятаємо і за них ми боремось. Боремось за увесь наш південь, за увесь український Донбас. Там зараз найбільш жорстоке протистояння біля Слов'янську і Бахмуту. Боремось за Харківщину. І хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі довгий, а перевага. यूक्रेन की सेना ने खेरसॉन के एक रेलवे स्टेशन के करीब बड़ा हमला किया। इसमें रूस की सेना का एक ठिकाना तबाह करने का दावा किया गया है। रूस को अगर ऐसे झटके मिलते रहे तो पुतिन को कुछ अलग करना होगा। यूक्रेन की सेना ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही दिखाई गई है। ऐसे हमले पुतिन की फौज ने कीव के आसपास देखे हैं, जहां उसके सैकड़ों टैंक तबाह हुए थे। ज़ेलेंस्की के ऐसे हमले पुतिन भूले नहीं हैं, लेकिन एक बार फिर उनकी फौज के सामने ऐसा संकट खड़ा हो गया है। रूस की फौज का जोश उनके लिए महंगा भी साबित हो रहा है। इसका सबूत ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, जिसमें रूस का एक सैनिक यूक्रेन के S-300 पर अपनी मशीन गन से निशाना लगाता है। उसका मकसद यूक्रेन के पहले से खराब पड़े इस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह करना था। लेकिन जब गोली चली तो देखिए क्या हुआ। यह साबित करता है कि पुतिन की फौज जोश में होश खोती जा रही है। इसलिए पुतिन सब कुछ भूलकर सबसे पहले बाकी बचे डोनेस्क के इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी फौज ने यहां यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए बड़ी बमबारी की है। कई पुल उड़ा दिए हैं। यहां कई हाईवे पर रूस का कब्जा है और यहां के बड़े बड़े शहर अब पुतिन के अगले हमले के खौफ में जी रहे हैं। और अब बात ड्रैगन की सीक्रेट फैक्ट्री की। शी जिनपिंग की एक बहुत ही खास फैक्ट्री का ऐसा टॉप सीक्रेट लीक हो गया है, जिसने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस फैक्ट्री में चीन गुपचुप ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार बना रहा है, जिसके दम पर वो अमेरिका तक को मात देने की तैयारी में है।
चीन के नए हथियार, अमेरिका को क्यों इससे लग रहा है डर, कैसे ये हथियार उसे डरा रहे हैं, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्योंकि चीन के बहुत कम सीक्रेट बाहर आते हैं, ऐसे में जिनपिंग का ये रहस्य इसीलिए खबरों में है क्योंकि ये पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। यह चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, उसे लेकर व्हाइट हाउस को फौरन कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के मेजर जनरल कैमरन होल्ट ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्च पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 के खर्च में तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स के अधिग्रहण के लिए बनाई गई स्पेशल टीम में डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेजर जनरल कैमरन होल्ट की वार्निंग अमेरिका को डराने वाली है। होल्ट का कहना है कि चीन समान क्षमता को हासिल करने के लिए हमारे $20 में लगभग $1 खर्च करता है। अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते हैं, तो हम हारने जा रहे हैं। मेजर जनरल कैमरन होल्ट की ये वार्निंग तब और बड़ी बन जाती है जब ये रिपोर्ट सामने आती है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और चीन संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन D.T. वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही है। वार्ड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी कर रहा है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं, जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से LAC पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका को सीधी चेतावनी तक दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन के सरकार का भोंपू माना जाता है। इसे जिनपिंग का प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स जो लिखता है, उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है। यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C4I फॉर्मूले पर काम कर रहा है। C4I का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर। वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं,
युद्धपोत भी हैं, फाइटर जेट भी हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी हैं। माना जा रहा है कि इस समय चीन के पास जितने आधुनिक हथियार प्रणाली है वो किसी देश के पास नहीं है। इसके जरिए वो किसी पर भी भारी पड़ सकता है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा। चीन अब परमाणु दादागिरी पर उतर आया है। वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, ताकतवर परमाणु मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर की है। ऐसे में अगर उसकी अमेरिका से ठनी तो युद्ध का हथियार चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनेगी। अगर अमेरिका पर मिसाइल अटैक करना हो तो जिनपिंग की सेना DF-31 मिसाइल से हमला कर सकती है, जिसकी रेंज 7,000 से 11,000 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प 4500 से 5500 किलोमीटर रेंज वाली DF-41 मिसाइल होगी। चीन DF-41 मिसाइल से भी वार कर सकता है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर है, या फिर DF-5 मिसाइल से हमला कर सकता है, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी तक आग बरसाने की ताकत रखती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यमन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइटों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलें हैं, जिसकी जद में अमेरिका होगा। लेकिन अमेरिका ने चीन से आने वाली हर मिसाइल का तोड़ तैयार कर रखा है, उससे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका की उन मिसाइलों को भी जान लीजिए जिन्हें चीन को नजर में रखकर तैयार किया गया है। अमेरिका की ऐसी पहली मिसाइल का नाम है मिनटमैन, जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है ट्राइडेंट D5, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ऐसे में अगर चीन ने युद्ध उन्माद में अमेरिका पर परमाणु मिसाइल छोड़ ही दी तो क्या होगा? क्या अमेरिका के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे चीनी मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका की सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड दुश्मन के मिसाइलों को गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल अमेरिका पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट्स उसे पकड़ लेते हैं और इसकी सूचना फौरन अमेरिका में जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर पर भेजी जाती है। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के राडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाती है और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में भी तबाह कर दिया जाता है। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन उसकी सुपर पावर की कुर्सी छीनने की कोशिश में लगा है। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। यूके की MI5 और अमेरिका की FBI चीफ ने चीन पर उनकी तकनीक चुराने तक की आशंका जाहिर की है, क्योंकि अमेरिका से हथियारों की होड़ में आगे निकलने के लिए चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट को हथियार बनाया है। हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के तौर पर चीन ने वेब राइडर का परीक्षण अगस्त 2018 में ही कर चुका है। वेब राइडर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो वायुमंडल में उड़ते समय शॉक वेव का इस्तेमाल करता है। ये शॉक वेव तब पैदा होती है जब एयरक्राफ्ट ऊंचाई पर पहुंचकर तेज रफ्तार से उड़ान भरता है। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के शब्दों में कहें तो ये एयरक्राफ्ट किसी भी तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में कारगर है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग के मामले में अमेरिका अभी चीन से पीछे है। अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट दूसरी बार भी फेल हो गया है। जानकारी खुद वहां के रक्षा मंत्रालय ने दी है। दरअसल अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को हर हाल में रोकना चाहता है, जिसके लिए उसने एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, लेकिन नाकाम रहा। ये दूसरी बार है जब अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसने ये तर्क दिया कि टेस्ट पूरी तरह फेल नहीं हुआ है और वो आगे भी कोशिश करता रहेगा।
यानी अमेरिका एक बार फिर ये टेस्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया ने प्रशांत महासागर में अपने हाइपरसोनिक हथियार तैनात कर दिए हैं। यानी अमेरिका के सैन्य ठिकाने उसके दुश्मनों की रेंज में हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल को आधुनिक ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेजी से उड़ान भरती है। इसी खूबी की वजह से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। अगर अमेरिका का टेस्ट सफल हो जाता तो प्रशांत महासागर में चीन और रूस को तगड़ा झटका लगता, लेकिन टेस्ट फेल होने से उल्टा अमेरिका को ही झटका लग गया। 2028 तक समंदर में खुद को इतना शक्तिशाली बना लेना चाहता है कि दुश्मन थर थर कांपे। माना जा रहा है कि युद्ध के वक्त प्रशांत महासागर में अमेरिका के गुआम द्वीप पर चीन बड़ा हमला कर सकता है। इस द्वीप में अपने हथियारों का एक बड़ा गोदाम तैयार किया है और वहां चीन के हमले का मतलब होगा इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की सेना की रीढ़ पर हमला। इसलिए अमेरिका ने चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। खबर है कि इसके लिए उसने जापान से हुई मिलिट्री ड्रिल में F-22 फाइटर जेट को भेजा और उसे एक घातक हथियार से भी लैस किया जा रहा है। 80 के दशक में तैयार किया अमेरिका का यह स्टेल्थ लड़ाकू विमान दुनिया का सबसे आधुनिक विमान माना जाता है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो स्टेल्थ तकनीक से बना है और ये रेडार पर नजर नहीं आता। इस पर AIM-260 PVR मिसाइल लोड होने के बाद तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में खुद को रॉबिन हुड बनाने निकला था, लेकिन पहुंच गया तिहाड़ जेल। साल के सबसे बड़े मर्डर कांड की गुत्थी अब जैसे जैसे सुलझ रही है, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्किंग का पर्दाफाश हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की शूटर फैक्ट्री का राज खोलेगा। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की शूटर फैक्ट्री में 100 से ज्यादा शूटर्स हैं और इनमें से ज्यादातर की भर्ती वो हरियाणा के भिवानी से करता था। इस काम में लॉरेंस का साथी था काला जठेड़ी। आज आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि आखिर भिवानी से ही लॉरेंस अपने गुर्गों को क्यों चुनता था, क्यों ये लड़के लॉरेंस के एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। कितने आदमी थे बॉस? 100 शूटर। किसकी कहां तैनाती है? भिवानी के गुर्गों को लगाओ, जो भी सामने आए कुचल दो। हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। बॉस, आपके ऑर्डर का इंतजार है। हमारे लड़के जान देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा। अपने गुर्गों को इसी अंदाज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ऑर्डर देता था। सिंगर मूसेवाला मर्डर के बहुत पहले लॉरेंस बिश्नोई भिवानी में एक बहुत बड़ा गैंग खड़ा कर चुका था। लॉरेंस के गैंग की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई कैसे युवाओं को गिरोह में शामिल करता था, उन्हें हथियार चलाने और पुलिस से बचने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस के बंदोबस्त के बावजूद वो कैसे तकनीकी तौर पर सबको चकमा देकर अपना गैंग चलाता रहा। न्यूज 18 इंडिया की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको आगे बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 100 से ज्यादा शूटर्स थे। हालांकि तिहाड़ की सलाखों के पीछे कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की असली तादाद कितनी है, इसकी तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही है। भिवानी के तेलीवाड़ा को तो लॉरेंस बिश्नोई ने अपराधियों का भर्ती केंद्र बना दिया था। लॉरेंस के बहकावे में भिवानी के कई होनहार युवाओं ने किताबें छोड़ बंदूक थाम ली और देखते ही देखते अपराध की उस दुनिया में चले गए जहां कोई यू टर्न नहीं होता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में भिवानी से कई सारे लड़के शामिल हुए थे और इस गैंग से जुड़ने के लिए लड़कों को बाकायदा हथियार भी मुहैया कराए जाते थे, साथ ही उन्हें खुलकर जीने की
यहाँ पर सीख दी जाती थी। ये लड़के लॉरेंस बिश्नोई से इतने प्रभावित थे कि 2017 में उन्होंने उसके गैंग को ज्वाइन करना शुरू किया और अगर पुलिस सूत्रों की माने तो 100 से ज़्यादा लड़के इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़कर काम कर रहे हैं। भिवानी का तेलीवाड़ा ये इलाका है, यहाँ से कई सारे लड़के इस गैंग से जुड़े थे, जिनमें से दीपक मुंडी जो उसका खास राजदार था, उसका खास सपोर्टर था, वो उसने इस गैंग को बढ़ाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये पूरा जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये तेलीवाड़ा इलाका है और इस इलाके को कहा जाता है कि यहाँ पर से कई सारे जो बदमाश हैं वो उनके लिए पुलिस कई राउंड आती है और यही वजह है कि यहाँ पर जो टीमें रहती हैं, पुलिस की टीमें रहती हैं, वो इस रूट को खासा देखती हैं। गुनाह के दलदल में युवाओं को खींचने के लॉरेंस बिश्नोई के काम में उसकी मदद काला जठेड़ी करता था। ये काला जठेड़ी ही है जिसके गैंग ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हरियाणा के भिवानी इलाके में शूटरों की बड़ी फौज खड़ी कर दी। भिवानी में लॉरेंस बिश्नोई का एक बड़ा नेटवर्क था और यही वजह थी कि साल 2017 में लॉरेंस बिश्नोई ने एक छात्र संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा गया है सोपू। इस संगठन से वो सभी लड़के जुड़े थे जो इस वक्त आधे गैंगस्टर हैं और आधे इस गैंग के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये पोस्टर उस छात्र संगठन का जो पोस्टर लगाए गए थे वो दीपावली पर और रक्षाबंधन के तौर पर लगाए गए थे, लेकिन वो पोस्टर में जब फ़ोटो देखी गई कि गैंगस्टरों के नाम हैं और गैंगस्टरों की फ़ोटो है जिसमें संपत नेहरा है, सचिन चौधरी है, लॉरेंस बिश्नोई खुद इस गैंग का, इस संगठन का प्रेसिडेंट था और यहाँ के जो इलाके दिख रहे हैं इन इलाकों में तकरीबन पूरे पोस्टर से उस इलाकों को पाट दिया गया था। ये पोस्टर ऐसे थे कि इसके बाद जो इसमें फ़ोटो लगी थी वो फ़ोटो में साफ तौर पर लिखा गया था सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। एक ऐसा ग्रुप बनाया गया था जिसके बाद पुलिस के कान खड़े हुए क्योंकि उसमें गैंगस्टरों की फ़ोटो थी और सारी फ़ोटो देखने के बाद पुलिस ने तुरंत ही रातों रात इस पूरे इलाके से उन पोस्टर्स को हटा दिया। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क इन 5 राज्यों में फैला है, लेकिन हरियाणा के भिवानी में तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तूती बोलती है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया है। भिवानी में लॉरेंस के गैंग में शामिल लड़कों की लिस्ट लंबी है जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन हरियाणा और दिल्ली पुलिस इनकी हर हरकत पर नजर रखती है। लेकिन एक गैंगस्टर के कहने पर आखिर लड़के कैसे अपराध करने के लिए तैयार हो जाते थे, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को मजबूत करने के लिए 2016 से काम करना शुरू किया। 2017 में लॉरेंस ने भिवानी में ताबड़तोड़ 3 वारदातों को अंजाम दिया जिसमें 2 रंगदारी और बंटी मास्टर नाम के एक शख्स की सनसनीखेज हत्या की वारदात थी। लॉरेंस के गैंग के एक्टिव होने में अहम भूमिका निभाई दीपक उर्फ टीनू ने। टीनू से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है। टीनू ने लॉरेंस बिश्नोई को भिवानी में मजबूत बनाने के लिए काला जठेड़ी गैंग से मिलवाया था और उसके बाद भिवानी के लड़कों को इस गैंग में इतनी दिलचस्पी होने लगी कि यहाँ के युवा इस गैंग से जुड़ने लगे। लॉरेंस बिश्नोई अपनी इमेज रॉबिनहुड वाली बनाने की कोशिश में था। 2017 में भिवानी में वारदातों को अंजाम देने के पीछे लॉरेंस का मकसद अपने गैंग का वर्चस्व बढ़ाना था और ताकि उसके गैंग से ज़्यादा युवा जुड़ें। लॉरेंस तब भिवानी में फुल ऑन एक्टिव था और गुर्गों की इस भर्ती में उसका साथ दे रहे थे काला जठेड़ी और सचिन चौधरी। सिद्धू मूसेवाला केस में शूटरों को पनाह देने वाले सचिन चौधरी लॉरेंस बिश्नोई से युवाओं को ज़्यादा जोड़ने के लिए कहता और उन्हें बड़ा काम करने की सलाह देता था। भिवानी में तब लॉरेंस बिश्नोई को दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन कहा जाता था। शुरू से ही कॉलेज राजनीति में रहकर वो प्रभावित करता था और उसकी खूबी यही थी कि जो लॉरेंस के साथ या उसके गैंग से जुड़ता था लॉरेंस बिश्नोई उन पर भरोसा करता था। यही वजह थी कि इसी भरोसे को पाने के लिए युवा जान देने के लिए तैयार रहते थे। तो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके ऊपर है ना, परमानेंट हमारी जो साइबर सेल है और जो सिक्योरिटी जो एजेंट्स हैं वो हमेशा कीप वॉच में ही रहते हैं। और जो आपका जो बता रहे, कई बार क्या होता है जब भी कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो कोर्ट में पेशी के दौरान आता है तो उसके साथ के जो रहे हुए हैं, जो पढ़े हुए हैं या ज़रूरत है तो एक उनकी गैदरिंग सी आ जाती है
उनसे उनका कुछ लेना देना नहीं होता, तो इस बार कई बार उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतने इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए कि बहुत एक्टिव मेंबर्स की संख्या ऐसी नहीं हो पाती जितनी जो कहा जा रहा है। लॉरेंस ने भिवानी में अपने प्रभाव का जाल ऐसा फैलाया कि कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट उसके झांसे में आने लगे। लेकिन अपराधी कितना भी बड़ा हो, नशे की तरह उसका असर परमानेंट नहीं होता। एक दिन वो भी आया जब लॉरेंस बिश्नोई जेल पहुंच गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा नेटवर्क छोड़ गया जो उसके लिए फिरौती, रंगदारी, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते रहे। पुलिस के पास लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स की कोई एक्चुअल लिस्ट नहीं है। माइंड डाइवर्ट जल्दी कर लिया जाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारे जो 2017 के जो मुकदमे हैं, उसके बाद क्या होता है, इन्होंने नए बंदे चाहिए होते हैं, तो ये नई नई जगह तलाश करते हैं। बाकी कई बार क्या होता है, गैंग बड़ा होने के बाद गैंग को भी पता नहीं रहता, उसके साथ कई लोग यूं ही जुड़ जाते हैं। आप रिसेंटली पेपर में पढ़ रहे होंगे, आपने हरियाणा में भी काफ़ी जगह के ऊपर आपने न्यूज़ देखी होंगी कि जो रैंडसम की डिमांड की गई है, जैसे मेरे ख्याल से उधर साउथ गुड़गांव या पलवल साइड में भी करी गई है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग किससे बोल रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, जो छोटे जो माइनर्स गैंग हैं या जो क्रिमिनल होते हैं, वो फिर है ना एक बड़े गैंग का सहारा ले लेते हैं अपने क्राइम को प्रूव करने के लिए। तो उसमें यूँ सोचता है कि जो विक्टिम है वो उनकी बात को मान लेगा। भिवानी में लॉरेंस बिश्नोई का अब भी इतना खौफ है कि कोई भी आम आदमी कुछ भी कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें इस बात का डर है कि लॉरेंस के शूटर कहीं भी छिपे हो सकते हैं और इस हालात में बोलने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद भिवानी पुलिस की सभी यूनिट्स इस गैंग पर बारीकी से नजर रख रही है। वही उनका कहना है कि अगर इसे लेकर दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस से उन्हें कोई भी इनपुट मिलता है तो वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जानने वाले कैमरे के पीछे बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक दौर में भिवानी में आतंक का पर्याय बन गया था और कोई ऐसा इलाका नहीं बच गया था जहां उसके शूटर्स मौजूद नहीं होते थे। कनाडा में शिफ्ट गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को और मजबूत बना लिया था। लॉरेंस के खिलाफ कई राज्यों में करीब 3 दर्जन केस दर्ज हैं और अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड। लॉरेंस का गुनाह का घड़ा भर चुका है और अब तो सुपर एक्टिव पुलिस सिद्धू मूसेवाला मर्डर में नित नए खुलासे भी कर रही है, जो लॉरेंस की काली कोठरी के अंधेरे को रोजाना और घुप काला कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने कितना तगड़ा गैंग खड़ा किया था, इसका अंदाजा आप पकड़े गए बलदेव के दिए बयान से लगा सकते हैं। बलदेव लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है, जिसने बताया है कि उसने 19 मई को बठिंडा में हथियारों की डिलीवरी की। बलदेव ने बठिंडा पेट्रोल पंप पर विपन मनदीप तूफान, मनी रैया और एक अननोन को डिलीवर किया। विपन डिलीवरी होने के बाद वो पंप से डबवाली की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मानू मौजूद रहता है अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में। मानू का रोल दिल्ली पुलिस ने डिफाइन किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसका रोल ये है कि उसने सबसे पहले गोली मूसेवाला पर चलाई थी।